हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोगों को चैप्टर करना है अपने पास में रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, यानी कि जीएसटी के अंदर हम रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवाते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पास्ट क्लासेस में भी बताया कि रजिस्ट्रेशन के बिना जीएसटी का बेनिफिट लिया ही नहीं जा सकता, यानी कि जीएसटी के अंदर हमें खुद को रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। बेसिकली दो चीजों के लिए। क्या होता है ये रजिस्ट्रेशन, क्यों होता है ये रजिस्ट्रेशन, क्या जरूरत है हमारे को रजिस्ट्रेशन कराने की। सीधी सी बात है, हमारे वैल्यू एडिड टैक्स के अंदर या फिर उससे पहले क्या होता था, हमारे को वैल्यू एडिड टैक्स के अंदर तो क्या मिलता था, क्रेडिट मिलता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर हम लेना चाहते हैं तो मुझे खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। जैसे कि मान लो कि मैं आपका टीचर हूं, लेकिन मैं आपका एक टीचर हूं तो आपको खुद को एज अ स्टूडेंट रजिस्टर कराना पड़ेगा ना, यानी कि मेरे आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपको आना पड़ेगा ना, यानी कि मैं आपको पहचान सकूं, ऐसा कुछ तो काम करोगे, चाहे कोई शरारत ही क्यों ना करो क्लास के अंदर। कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन जीएसटी के अंदर आता है और जीएसटी के अंदर आने के बाद में अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, पहले तो सबसे पहली बात है कि जीएसटी के अंदर आता कौन है, हर वो व्यापारी, हर वो पर्सन जो कि खरीद फरोख्त कर रहा है गुड्स या सर्विसेज का। तो इसका मतलब सर हर एक को अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल करा लेना चाहिए। कौन कौन लोग हैं जिनको मैंडेटरी अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन कौन लोग हैं जो वॉलंटरली भी करा सकते हैं। वॉलंटरली तो कोई भी करा सकता है, लेकिन सेक्शन 22 और 24 हमारे को बताते हैं कि कौन से पर्सन है जिनको की रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पड़ेगा वर्ड बोला मैं। चलिए, पड़ेगा वाली बात को भी अभी साइड रखते हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे। हमने क्या बोला कि हमारे को रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों है, रजिस्ट्रेशन का रेलेवेंस क्या है। तो उसका जवाब देते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेते जीएसटी के अंदर, तब तक आप अपने कस्टमर से जो है टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आउटपुट टैक्स नहीं ले सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ इज मैंडेटरी फॉर चार्जिंग जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि मैं अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकूं। फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस आई शुड रजिस्टर माई सेल्फ इनटू जीएसटी। ठीक है सर, एक तो बात ये हो गई। दूसरा, मैंने जो टैक्स कलेक्ट किया है उसे मुझे पे भी करना है, लेकिन उसके अंदर से क्या करना है सर, एडजस्टमेंट करनी है जो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया था परचेजेस के ऊपर, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी ऑन various goods or services purchased by me in the furtherance of business, I should I should register myself into जीएसटी। जीएसटी के अंदर मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है तो मैं अपना आउटवर्ड टैक्स ले सकूं कस्टमर से, और जो मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किया था उसको मैं अपने पास में एडजस्ट कर सकूं। इन दोनों कामों के लिए जरूरी है कि मैं खुद को जीएसटी के अंदर रजिस्टर करा लो। ठीक है सर, ओके, डन। अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैं आपको पास्ट क्लासेस में भी बता चुका हूं कि जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, ओरिजिन बेस्ड है। ओरिजिन बेस्ड का मतलब क्या है, ओरिजिन बेस्ड का मतलब ये है कि जहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, यानी कि जहां पे सप्लाई करने वाला पर्सन होगा, उस स्टेट के अंदर इसको खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मान लीजिए एक पर्सन है, एक पर्सन है, ये ट्रेडर है, ट्रेडर मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स गुड सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी, मिस्टर वाई को। अब इनका जो ट्रेडिंग एरिया है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां से ये सप्लाई देते हैं, ठीक है जी, ये है जयपुर। और मिस्टर वाई जो हैं ये दिल्ली में बैठे हैं। तो हमने ये बोला था, हमने ये सीखा था पुरानी क्लासेस में कि
जो डेस्टिनेशन बेस्ड होता है हमारा जीएसटी, डेस्टिनेशन बेस्ड होता है हमारा जीएसटी, यानी कि जीएसटी हमारे पास में कहाँ लगेगा जी, दिल्ली के अंदर लगेगा, दिल्ली के कस्टमर से लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन हमारा ओरिजिन बेस्ड होता है, हमें ओरिजिन बेस्ड होने की वजह से मिस्टर एक्स को जो है रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना पड़ेगा, जयपुर यानी कि राजस्थान के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाता हूँ। अब मान लीजिए कि मिस्टर एक्स जो है ट्रेडर हैं और इनका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो जयपुर है। ठीक है सर, ये हमने पता लगा लिया, जयपुर, प्लेस ऑफ बिजनेस इज जयपुर पाटली। ठीक है, और दूसरा हमारे पास में जो है वो मुंबई है, मुंबई, ये भी पाटली। मतलब केस वन के अंदर एक ही था हमारे पास में, फुल्ली जयपुर से ही काम करते थे, और अब हमारी अलग अलग ब्रांचेस भी हैं, जयपुर भी है, मुंबई भी है सर। तो अगर जयपुर और मुंबई है अलग अलग, तो मेरे को कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सर? एक तो मुझे जयपुर में यानी कि राजस्थान के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एक मुझे मुंबई के अंदर होने की वजह से महाराष्ट्र के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इनका स्टेट का नाम आएगा जी राजस्थान, और यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक है, इन स्टेट्स के अंदर मुझे क्या कराना पड़ेगा, खुद को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये बात समझ में आई आपको? तो ओरिजिन बेस्ड है ये क्या है, ओरिजिन बेस्ड है। ठीक है सर, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर एक्स जो है जिनका की प्लेस था, प्लेस ऑफ बिजनेस था, वो फुल्ली जयपुर था, फुल्ली। ठीक है, ठीक है, जयपुर था, फुल्ली जयपुर था। अब इनके है ना राजस्थान के अंदर जयपुर, राजस्थान, है ना। अब ना यहाँ पे है ना और बहुत से हैं, जैसलमेर में है, ठीक है जी, और जयपुर के अलावा मेहंदीपुर है, मेहंदीपुर है, मतलब ये एमपी मध्य प्रदेश नहीं है, मेहंदीपुर है। ठीक है, तो इनके ना जयपुर, जैसलमेर, मेहंदीपुर सारे के सारे राजस्थान के अंदर ही आते हैं, सेम स्टेट के अंदर आते हैं। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, क्या हर जगह पे ये रजिस्ट्रेशन लेते फिरेंगे? यानी कि अगर स्टेट एक है, स्टेट एक है लेकिन मल्टीपल ब्रांचेस हैं एक ही स्टेट के अंदर, तो क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सर? नहीं, इनके पास में ना ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, आप राजस्थान के साथ में जाएं और सिर्फ एक ही, जस्ट वन रजिस्ट्रेशन आप करवा लें, या फिर आप एक काम करें, सबको सबको अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं, मतलब कि जयपुर भी, जैसलमेर भी और मेहंदीपुर भी, सबको रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा सर? आपको एक ऑफिस को, वन ऑफिस को प्रिंसिपल ऑफिस बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लो जयपुर को बना लिया प्रिंसिपल ऑफिस, और जैसलमेर और मेहंदीपुर को मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे एडिशनल ऑफिस बना दिया। एक प्रिंसिपल ऑफिस, एक एडिशनल ऑफिस बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, साथ ही एक और बात सुन लो, एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, अभी तो केवल समझा रहा हूं। आपको एक और काम क्या करना पड़ेगा, आप जब भी जयपुर से जैसलमेर या जयपुर से मेहंदीपुर या मेहंदीपुर से जयपुर और मेहंदीपुर से जैसलमेर में कोई सामान भिजवाते हैं, तो आपको इनवॉइसेस, यानी कि इनके बीच में अगर आपस में कोई ट्रांजेक्शन हुई ना, तो डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, ये तो हमें मालूम ही है। इन ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको इनवॉइसेस इशू करने पड़ेंगे, ये रूल है, ये रूल है। ठीक है जी, आपको इस चीज को मानना पड़ेगा।
तो ये सारी बातें जो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताई, आओ मैं तुम्हारे को ऊपर दिखाता हूं कि क्या लिखा है इनके बारे में। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला, सर जो रजिस्ट्रेशन आपने इज, लिखवाए हैं सर, इसके बाद में registration under हस्ताक्षर भी GST लिखेंगे। is origin based, where registration is required to be taken it, to be taken it, taken in, it नहीं in, taken in each state या फिर union territory where the person has place of business supplying taxable goods or services। हाँ of course, इनको क्या देखना है, इनको ये देखना है कि ना टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज ही हो, वहीं पे रजिस्ट्रेशन कराना है। एग्जाम सप्लाई दे रहे होंगे तो जरूरत क्या है रजिस्ट्रेशन कराने की, फिर तो ये जीएसटी के अंदर ही नहीं आ रहे। जैसे कि लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो तो इनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत क्या है, वो तो एग्जाम सप्लाई के अंदर आता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो इफ टैक्स पेयर इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 एंड 24 और ऑप्ट द वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन किस स्टेट में कराना है, जहां पे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस हो सप्लाइंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज का, या फिर वो पर्सन जो है उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराएगा जहां पे उसकी ऑब्लिगेशन है रजिस्टर कराने की खुद को सेक्शन 22 या 24 के अंदर। अभी सेक्शन 22 और 24 क्या कहता है ये भी थोड़ी देर में देखते हैं। ऑब्लिगेशन है या फिर ऑब्लिगेशन नहीं है, वो खुद को वॉलंटरली करवाना चाह रहा है, तो कुछ भी केस हो सकता है, कुछ भी केस हो सकता है, वॉलंटरली भी करवा सकता है। तो ये चीजें जो है हमारे को, जो बच्चा बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा हो वो क्या करे, इसको यहाँ पे पॉज करके लिख ले इन सब चीजों को। ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है सर, आगे चलते हैं। हमारे पास में क्या होता है, अगर कोई चीज सेंट्रलाइज होती है तो एक चीज को हम पकड़ते हैं और बाकी सारे उसके अंदर अपने आप ही आ जाते हैं। दैट इज नोन एज सेंट्रलाइज सिस्टम। जीएसटी के अंदर ऐसा कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जीएसटी के अंदर कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर अगर आपने जयपुर में काम किया है, मुंबई में काम किया है, तो आपको महाराष्ट्र में भी और साथ ही क्या नाम है अपने पास में राजस्थान में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो सेंट्रलाइज नाम की कोई चीज नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ, रजिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज नहीं है, यानी कि हर स्टेट में हमें एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहां जहां पे हम काम करते हैं। कभी सोचा ऐसा इसके बारे में? क्यों है ऐसा? क्योंकि जितने स्टेट है ना उतने हमारे पास में एसजीएसटी या फिर यूनियन टेरिटरी अलग अलग हमारे क्या नाम है एक्ट्स हैं। जितने स्टेट है हमारे पास में उतने स्टेट एक्ट्स हैं, तो इसलिए हर स्टेट एक्ट अलग स्टेट का है। तो इसलिए बोला जाता है कि सर हर एक स्टेट का ना अलग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसलिए हम अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेते हैं। हाँ, सेम स्टेट में अगर हो रहा है तो वो एक रजिस्ट्रेशन से काम चल रहा है, क्योंकि एक ब्रांच भी उसी स्टेट के अंदर आ रही है और दूसरी ब्रांच भी उसी स्टेट के अंदर आ रही है। खैर, ये बात आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा दी। चलो, अब मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है वैसे तो, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? यूआईएन। यूआईएन का मतलब क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर कौन से लोग आते हैं? जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जरा ध्यान से सुनिएगा कि यूआईएन के अंदर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आ सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है इनके पास में। अच्छा चलिए, मैं इसका भी जिक्र बाद में ही करूंगा आपसे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं, और थोड़ी देर में हम देखेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर किस किस को अलॉट किया जाता है। तो इसकी एक एक्सेप्शन है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसके पास में भी है पर्सन के, वो क्या कर सकता है, वो एक ही आइडेंटिफिकेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की वजह से उसको अलग अलग जगह पे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है। तो यूआईएन एक वन मार्कर में आप याद रखना, कोई एमसीक्यू आपसे पूछ ले तो यूआईएन इज द एक्सेप्शन टू द रूल वेयर रजिस्ट्रेशन इज नॉट सेंट्रलाइज अंडर जीएसटी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बस। अच्छा, और दूसरी चीज हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ना रजिस्ट्रेशन किस तरीके का होता है। तो हमारे पास में हमारा पैन कार्ड होता है ना जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर, हाँ सर हमने देखा है, हमने बनवा भी रखा है।
तो ये जो पैन कार्ड है, इस पैन कार्ड के ऊपर, सॉरी, इस पैन कार्ड के ऊपर बेस्ड ही हमारे पास में क्या होता है, एक जीएसटी आईएन होता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो उस पैन कार्ड के ऊपर बेस्ड हम जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन लेते हैं और हमारे को जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है। और फिर जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने के बाद में हम एक रजिस्टर्ड डीलर हो जाते हैं, और रजिस्टर्ड डीलर हो जाते हैं तो हम अब अपनी जो आउटवर्ड सप्लाई है उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट भी कर सकते हैं, और जो इनवर्ड सप्लाई थी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हैं। ओके सर, अब ये वही एग्जांपल लिखे हुए जो मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताए थे। क्या लिखा हुआ था, प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस अगर मल्टीपल स्टेट में है या फिर यूनियन टेरिटरी में है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा जी, पर्सन शुड रजिस्टर हिमसेल्फ इन ऑल द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। ये मैंने आपको अभी बताया। फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई इज मेड फुल्ली और पार्शियली, ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझा दिया थोड़ी देर पहले। दूसरे केस में क्या बोलता है कि अगर प्लेस ऑफ बिजनेस आर मल्टीपल बट विद इन द सेम स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि राजस्थान के अंदर ही अलग अलग जगहों में है, अलग अलग सिटीज में है, कोई जयपुर में, कोई जैसलमेर में है, कोई मेहंदीपुर में है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इन दिस केस पर्सन हैविंग ऑप्शन टू रजिस्टर ऑल द प्लेसेस और जस्ट वन प्लेस। अच्छा, फिर उसके बाद में लिखा हुआ है कि अगर वो ऑप्शन सेलेक्ट करता है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करता है कि सर मेरे को तो सबको रजिस्टर कराना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक प्रिंसिपल प्लेस होगा और बाकी सारे क्या होंगे सर, एडिशनल प्लेसेस होंगे। ठीक है, फर्दर इस पर्सन को कंपोजिशन स्कीम, हाँ ये मैं बताना भूल गया था उस टाइम पे, ठीक है जी, शायद नहीं बता पाया था, ध्यान नहीं रहा होगा, या फिर शायद बता दिया था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। खैर, कंपोजिशन स्कीम जो है वो ऑप्ट नहीं कर सकता। और दूसरी चीज ये कि अगर ये इंटर स्टेट सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज की, तो उस पर्सन को ना टैक्स इनवॉइसेस देने पड़ेंगे और पे करना पड़ेगा एप्लीकेबल टैक्स ऑन सेम रेट, ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। ठीक, ओके, मतलब मान लो अलग अलग जगह पे मैंने क्या नाम है ऑफिसेस खोल रखे हैं, तो वो जो होंगे वो डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे, उनके बीच में होने वाली सप्लाई के मेरे को क्या करने पड़ेंगे, इनवॉइसेस इशू करने पड़ेंगे। और अगर वहां से मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूं तब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इनवॉइसेस इशू करने पड़ेंगे। ओके, अब मैं आपको कुछ लिखवाऊं, आप लिखना चाहेंगे, कृपया लिखिए, मेरे साथ में लिखिए जो मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है, लिखवाऊं, बोलूं, डिक्टेट हाँ करूं, हाँ जल्दी सर बताओ। लिखवाइए। सर आप लिखेंगे साथ में या बोलेंगे? सो तो नहीं रहे हो? सर ये कह रहा हूँ मैं, आप लिखेंगे या बोलेंगे? हेलो हेलो। अरे जवाब तो दो। सर आवाज आ रही है? ठीक है, लिखवाऊं आगे? हाँ लिखवाइए सर। ठीक है, लिखो, मिस्टर एक्स एंड सन्स ए सप्लायर इन महाराष्ट्र। आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए बेटा। हाँ जी, लिखिएगा, एम एंड सन्स ए सप्लायर इन महाराष्ट्र हैज 3 branches in Mumbai, हैज 3 branches in Mumbai, Pune and Nasik. Mumbai, Pune and Nasik. Mumbai and Pune branches. Mumbai and Pune branches सर are सर 3 ब्रांचेस इन मुंबई, पुणे और नासिक। ठीक है, आगे लिखो, Mumbai and Pune branches are engaged in supply of garments. Mumbai and Pune branches are engaged in supply of garments. Nasik branch is engaged in the supply of shoes. यानी कि हमारे पास में पर्सन कौन था, मिस्टर एक्स एंड सन,
इसके पास में मुंबई, पुणे एंड नासिक, 3 ब्रांचेस थी। मुंबई और पुणे जो थी ये तो कपड़े देती थी, गारमेंट्स, जबकि ये क्या बनाते थे सर, ये शूज बनाते थे, बनाते नहीं थे मतलब सप्लाई करते थे शूज। अब आगे लिखिएगा, ईदर इट कैन ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर महाराष्ट्र, क्योंकि ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र में है ना। महाराष्ट्र एक सिंगल स्टेट है। ईदर इट कैन ऑब्टेन, इट कौन, मिस्टर एक्स एंड सन्स, मिस्टर एक्स एंड सन्स obtain single registration for Maharashtra, declaring one of branches as principal place of business। मतलब मान लो इन्होंने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस किसको मान लिया, मुंबई को, ठीक है जी। एंड अदर 2 ब्रांचेस नासिक एंड पुणे एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये दोनों को इसने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कर दिया, ठीक है जी। और पहला ऑप्शन तो ये हो गया, और इट कैन ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, और इट कैन ऑब्टेन सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ 3 ब्रांचेस in the same separate places of business, सेम सेपरेट। तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कहां कराना होगा सर, तीनों में महाराष्ट्र के अंदर ही कराना होगा। आगे लिखना, इन केस एक्स एंड सन्स, in case X and Sons opt to have separate registration for all 3 branches, in case X and Sons opts for separate registration of all 3 branches, मुंबई ब्रांच, अच्छा ऐसा लिख लो इसको, ऐसा लिख लो, एंड मुंबई ब्रांच सेंड सम गारमेंट्स फॉर सेल टू पुणे, देन मुंबई ब्रांच must raise, सर उसके बाद क्या था, मुंबई ब्रांच send some garments for sale to Pune branch। In this case, Mumbai branch must raise a tax invoice, and pay tax on such transfer of garments to Pune branch। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया तीनों को, ये तीनों के तीनों रजिस्टर्ड हैं, मुंबई, पुणे और नासिक।
तीनों सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, ठीक है जी, सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। अब मुंबई सर ब्रांच ने अगर पुणे ब्रांच को कोई सामान भेजा है बेचने के लिए, तो वो इनवॉइसेस इशू करेगी। बोलो जी क्या कह रहे हो? सर इसमें आपने लास्ट में लिखवाया है कि मुंबई ब्रांच मस्ट इशू इनवॉइस टैक्स, ठीक है, मुंबई ब्रांच तो एक इनवॉइस टैक्स इशू कर देगी एंड पे सच टैक्स टू पुणे ब्रांच, ये मतलब हाँ, एंड पे टैक्स ऑन सच ट्रांसफर। तो सर पुणे ब्रांच अब पैसे देगी ना, अगर पैसे भी नहीं देती मतलब विदाउट कंसिडरेशन है फर्दर टर्म्स ऑफ बिजनेस है, तो टैक्स कौन पे करेगा? टैक्स ये पुणे ब्रांच ही तो पे करेगी। मुंबई मुंबई ब्रांच पे करेगी, हेड ऑफिस। हमने नहीं, सॉरी, हमने क्या बोला था उसको कि भाई जो सेंड कर रहा है वो इनवॉइसेस इशू करेगा ना। और मुंबई और पुणे ब्रांच तो बदले में कुछ देगा यहाँ नहीं। ना सिर्फ जीएसटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ इनवॉइस इशू होने की बात हो रही है। मेन फोकस इस चीज पे है कि अगर आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेते हो तो भाई साहब आपको फिर डिस्टिंक्ट पर्सन है ये, और यहाँ पे इनको इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे, बस ये कंपल्शन है, ये रूल है। अच्छा, और टैक्स की बात नहीं होगी ना, कौन पे नहीं, करेगा? टैक्स की बात अभी हम नहीं कर रहे, टैक्स की बात तो हम क्या नाम है दूसरे तो चैप्टर्स पे में करते ही हैं। पे वाली लाइन काट दूं सर, सिर्फ इतना ठीक है, मुंबई नहीं, ब्रांच। काटना नहीं है, वो गलत नहीं लिखा है बेटा, उसको काटना नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो शर्त है वो केवल इतनी सी है कि टैक्स इनवॉइस, ऊपर देखो ना मैंने लिखवाया, तो आप लोग। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये नीचे लिखवाया था पे सच टैक्स टू पुणे ब्रांच, पुणे ब्रांच को ये क्यों देगा? इनवॉइस पे ये इशू कर रहा है ना। हाँ, इनवॉइस ये इशू कर। अरे भाई आप एक बात बताओ मुझे, इसने इनवॉइस इशू किए हैं, जो इनवॉइस इशू करता है उसकी टैक्स लाइबिलिटी होती है ना, वो तो कलेक्ट करता है ना फिर अपने कस्टमर से। हम्म। तो पेमेंट लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन तो इसी की होनी चाहिए ना, जो ट्रेडर है जो सेंड कर रहा है चीजें, ठीक है सर। इसलिए ऐसा लिखा हुआ। जी। और ऊपर भी तो ये देखो तब लिखा जब मैंने बोला था, तब तो नहीं तुमने पूछा, टैक्स इनवॉइस एंड पे एप्लीकेबल टैक्स ऑन सेम, ऊपर भी लिखा ठीक हुआ। ठीक है सर। अच्छा अब सुनो ध्यान से, और ठीक है, ये सब कुछ लिख लिया, इसमें किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? आगे लिखो, एक और एग्जांपल लिखो जी। राम हैज वन ब्रांच, राम हैज वन ब्रांच इन हरियाणा which is engaged, Ram has one branch in Haryana which is engaged in the exclusive supply of exempt goods or services। ठीक है जी, in this case he need not to take registration in the state of Haryana। हाँ जी, मेरी बात समझ में आई आपको? ये मिस्टर राम थे, ये कोई एग्जम्प्ट सप्लाई दे रहे थे अपने कस्टमर को। क्या इनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है सर? एग्जाम सप्लाई है, नहीं कराएंगे सर। नहीं कराएंगे, जरूरत ही नहीं है, टैक्स ही नहीं, ना इन्होंने टैक्स कलेक्ट करना है, ना पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा इनको। एग्जाम सप्लाई के अगेंस्ट इनपुट क्रेडिट मिलता नहीं है, और टैक्स ये आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर सकते नहीं है, तो ये क्या करेंगे रजिस्ट्रेशन करा के खुद का? तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, ठीक है जी, नॉट रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन। रिक्वायर्ड नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि हम इनको भगा देंगे, नॉट रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन। ओके सर, आगे अगला केस लिखो। मिस्टर एक्स हैज 4 ब्रांचेस इन यूपी, ठीक है, तो मैं यहां कहता हूं कि जी ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स हैज 4 ब्रांचेस इन यूपी, उत्तर प्रदेश में। यूपी में 4 ब्रांचेस हैं, ब्रांच 1,
ब्रांच 2 जबलपुर, जमशेदपुर, पता नहीं कौन कौन से पुरों में, इनकी मेरठ में, गाजियाबाद में, ठीक है, 4 ब्रांचेस, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जो देते हैं ना, ये टैक्सेबल सप्लाई देते हैं, ये भाई साहब ब्रांच 1 वाले हैं ना, टैक्सेबल सप्लाई देते हैं। मान लो शूज बनाते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी ट्रेड करते हैं, ठीक है जी। और ये जो ब्रांच 3 वाले हैं, ये एग्जाम सप्लाई करते हैं, ठीक है जी। 2 टैक्सेबल सप्लाई और 2 एग्जाम सप्लाई करते हैं। अब बोलो, बताओ कहां पे? तो ब्रांच 1 में तो सर लेना पड़ेगा। ब्रांच 1 में लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सर हाँ। अगर मान लीजिए ये अगर ब्रांच 1 ब्रांच 2 और 3 में सप्लाई करता है, तो फिर टैक्स तो कलेक्ट करेगा नहीं इन लोगों से। हाँ, क्योंकि एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं, वो हाँ। इनवॉइस इशू करेगा। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो तो बताओ। मैंने ये बोला कि इसकी 4 क्या नाम है ब्रांचेस थी यूपी के अंदर, ठीक है। किसी ने कुछ चैट में पूछा, अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो, उसकी क्वेरी भी मुझे समझ नहीं आई। देखो, मिस्टर एक्स हैं, इनकी 4 ब्रांचेस हैं जी यूपी में, सप्लाई करते हैं ये एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाई। वन ऑफ द ब्रांच इन इन यूपी, ठीक है जी, एक ब्रांच जो है एग्जाम सप्लाई कर रही है, एग्जाम सप्लाई कर रही है, मान लो इसका एक एग्जांपल बनाना चाहता हूं मैं। हम्म, अच्छा, एक बात बताओ, इनकी ये जो ब्रांच है अगर टैक्सेबल सप्लाई दे रही है ब्रांच 2 को, और ब्रांच 3 को ये टैक्सेबल सप्लाई दे रही है, ये भी टैक्सेबल सप्लाई दे रही है, और ये भी टैक्सेबल सप्लाई दे रही है, लेकिन ये दे रही है कहां पे? कहां पे दे रही है ये इसको? हम एक एचपी में, हिमाचल प्रदेश में, दूसरा स्टेट होगा, ठीक है। तो इसको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए। अब एक बार ये रजिस्टर हो गई, बात ठीक है, रजिस्ट्रेशन ओके। क्या इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? अगर ब्रांच 1 टैक्सेबल सप्लाई दे रही है ब्रांच 3 को, जो कि आगे एग्जाम सप्लाई देती है, तो हमें स्टेटस तो किसका देखना है? ब्रांच 1 का देखना है। हाँ सर, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। अगर ब्रांच 1 जो है वो टैक्सेबल सप्लाई दे रही है दूसरे स्टेट को, क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है? हाँ सर। तो जो टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है ना, उसके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, चाहे वो किसी को भी दे रहा हो। हाँ, ब्रांच 3 एग्जाम सप्लाई देती है और वो इन तीनों को देती है, ठीक है जी, एग्जाम सप्लाई देती है, तो उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात है सोचने वाली, ब्रांच 1 रजिस्टर हो या ना, ब्रांच 3 रजिस्टर हो या ना हो, ब्रांच 1 सेम स्टेट में एक बार ही रजिस्ट्रेशन हो गया तो बिजनेस तो पिक्चर में आ गया ना, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है सिर्फ इस चीज के ऊपर कि आप टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हैं ना। अगर आप टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
अब देखो ध्यान से सुनना, पर्सन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, ऊपर हेडिंग डालो जल्दी से, हैशटैग पर्सन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, या फिर पर्सन रिक्वायर्ड क्या लाइबल लिख लो, क्योंकि अभी तो मैं लाइबल ही करवाना चाहता हूं। पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो 3 तरह के लोग हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है, टाइप 1 के जो पर्सन है उनको हम कहते हैं जिनकी की जो लिमिट है टर्नओवर की वो थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर गई है। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, वो भी अलग अलग है। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं जी दोस हुज एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर याद है, मैंने बताया था पास्ट चैप्टर्स में, एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट। अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 20 करोड़ होती है ना सर, देखो नालायक 20 करोड़ पे पहुंच गई। एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 लाख रुपए थी, 20 करोड़ पे पहुंच गए। और रजिस्ट्रेशन के लिए हम क्या कहते थे, 20 लाख। रजिस्ट्रेशन के लिए 20 लाख, वो 20 करोड़ पे पहुंच गई बच्ची। बताओ, यानी कि जब तक कोई 20 करोड़ रुपए का सामान ना बेच दे तब तक वो सर क्या फर्क पड़ता है, यही कहते हो ना, फर्क पड़ता है। 20 करोड़ रुपए का अगर रजिस्ट्रेशन दे देंगे तो कितने लोग छूट जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने से, जब तक 20 करोड़ की टर्नओवर नहीं होगी तब तक वो कराएंगे ही नहीं। अच्छा खैर, बच्ची से गलती हुई है मुझे मालूम है। चलो, अब ना मैंने ना यहाँ पे 2 एरो और बना दिए हैं और उनके अंदर है ना अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा, तो आप भी कुछ मत लिखो अभी, एरो का साइन भी मत बनाना, ओ सॉरी क्वेश्चन मार्क का साइन भी मत बनाना। अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं लिख रहे क्योंकि हमें इसको जो है फर्दर आगे बात करनी है, थ्रेशोल्ड लिमिट है कितनी। ठीक है, ये हमारे को देखना है, और ये ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे ही हैं, तो टेंशन मत लो कि इसके लिए कोई जगह छोड़नी होगी। आ जाओ, अब मैं क्या कहता हूँ, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है सर, ये भी तो बताइए। हाँ जी बिल्कुल बताएंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट जो है फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अब यहां पे है ना हमें फर्दर 2 एरो बनाने। देखो जी, पहला एरो क्या कहता है, पहला एरो कहता है कि आप एक्सक्लूसिवली if you are exclusively supplying services or both goods and services। बात समझ में आई? 2 तरह के लोग हैं, जो सिर्फ सप्लाई करते हैं सर्विस की, जैसे मेरे ऐसे बंदे सिर्फ टीचिंग में, और दूसरे अगर मान लो मैं सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं और गुड्स भी प्रोवाइड करता हूं, यानी कि टीचर भी हूं, पढ़ाता भी हूं, और साथ में मेरा एक बुक शॉप भी है। ठीक है ना, तो हम इसको ले सकते हैं, मतलब समझ में आया? ठीक है सर। और दूसरे तरह के लोग कौन है जी,
एक्सक्लूसिवली गुड्स ही बेचते हैं, जो कि सिर्फ सामानों के ही ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं। तो एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग गुड्स, ठीक है ना। तो इनके लिए रजिस्ट्रेशन देखने हैं हमने जी, कितने कितने में रजिस्ट्रेशन होगा इनका। ठीक है सर, अब देखो इनके लिए हम बात करते हैं, हमारे पास में है फर्दर 2 क्लास। अरे सर कितना लिखना पड़ेगा, हाँ भाई लिखना तो पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा। 2 क्लास है, इनके अंदर 2 क्लास है। कौन कौन, देखो सुनो और समझो। एक है मणिपुर, स्टेट का नाम सुना है तुमने, मणिपुर। और एक मिजोरम, ठीक है ना, सुना है तुमने, बिल्कुल सुना है सर। और एक है नागालैंड, ठीक है। और एक है त्रिपुरा। ठीक है, इसके अंदर लिमिट कितनी है, 10 lakhs। तो लिमिट इज 10 lakh फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर आपने 10 लाख 1 रुपए की टर्नओवर कर दी, यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ अंडर जीएसटी if you are in the state of Manipur, Mizoram, Nagaland or Tripura. In other states, in other states, the limit is 20 lakhs. Limit is 20 lakhs. 20 लाख को दिल्ली में बैठे हो और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर गुड्स और सर्विसेज दोनों प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपकी लिमिट कितनी है जी, 20 लाख। ओके सर, अगर आप सिर्फ सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, किसको सप्लाई कर रहे हैं, किस चीज का, सिर्फ गुड्स का, तो आपकी यहां पे फिर फर्दर 3 कैटेगरी है। आ जाओ दिखाता हूं, ऐसे बनाना है। अब हम इसके 3 एरो और निकाल देंगे, ठीक। लिखें, कहते हैं अगर आप मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में है, ठीक है जी। तो आपकी लिमिट कितनी है सर, 10 lakhs। लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 10 lakhs। अच्छा अच्छा सर, हमें समझ में आ गया कि जो आपने 2 क्लासेस बनाई हुई थी ना, लेकिन अगर हम इन 4 स्टेट्स में है तो रजिस्ट्रेशन क्या है जी सर, सिर्फ 10 लाख है। हाँ जी, यानी कि आप चाहे गुड्स सप्लाई करो, सर्विस सप्लाई करो, गुड्स और सर्विस दोनों सप्लाई करो, या फिर सिर्फ गुड्स ही सप्लाई करो, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी कुछ भी हो इन 4 स्टेट्स के अंदर तो 10 लाख रुपए की लिमिट है। ओके डन, हाँ सर बिल्कुल समझ गए हम। अब सुनो जरा कि मैं किन और स्टेट्स की बात करने जा रहा हूं, मैं बात करने जा रहा हूं उत्तराखंड की। मैं जान के यहां पे उत्तराखंड लिख रहा हूं पूरा पूरा। अगर मैंने यूके लिख दिया ना तो तुम यूनाइटेड किंगडम समझ जाओगे, इस वजह से। एक है पडुचेरी, जिसको पहले पौंडीचेरी कहा जाता था, ठीक है जी। और मेघालय,
और तेलंगाना। और अरुणाचल प्रदेश। और सिक्किम। ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। इनमें लिमिट कितनी है सर? इसमें लिमिट है 20 लाख। अच्छा सर, और बाकी में अदर्स में इसका एक नीचे एरो लेकर के आते हैं भी। मतलब ये मत समझ लेना कि अब दोबारा से और कुछ करना पड़ेगा। ये इधर और इसको लिखते हैं अदर्स। इसके अलावा मतलब इन स्टेट्स के अलावा अगर आप किसी और स्टेट में हैं, दिल्ली में है, और क्या सप्लाई कर रहे हैं? एक्सक्लूसिवली गुड्स, तो आपकी रजिस्ट्रेशन लिमिट कितनी है? 40 लाख। आपके टर्नओवर, आपका टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड हुआ तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है जी, ये समझ में आ गया सारा का सारा? आ जाओ, इसको जरा पूरे को दिखा देता हूं मैं। ये देखो, पूरा तो आ ही नहीं सकता, खैर ये देखो, ये आ गया। छोटा छोटा दिख रहा है लेकिन जूम करके देख सकते हो तुम। हाँ जी, सुनिएगा जरा ध्यान से कि कुछ केसेस ऐसे हैं। वैसे तो हमारे पास ये 40 लाख रुपए की लिमिट है, ये 40 लाख रुपए की लिमिट है। ये 40 लाख की लिमिट है ना, अप्लाई नहीं होगी कहाँ पे? इन केसेस में। कौन कौन सी केसेस हैं ये केसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जहां पे पर्सन जो है वो लायबल है रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 के अंदर जो भी पर्सन एप्लीकेबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, सेक्शन 24 किसका है सर? रजिस्ट्रेशन का ही है। किस तरीके का रजिस्ट्रेशन है अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। तो हमने क्या बोला? हमने बोला सेक्शन 24 के अंदर अगर कोई पर्सन लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसके ऊपर 40 लाख रुपए का वो जो क्राइटेरिया था वो नहीं लगेगा, क्योंकि कोई और क्राइटेरिया लगेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो है ही ना 24 के अंदर। तो जो भी पर्सन 24 सेक्शन 24 के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है उसके ऊपर ये 40 लाख रुपए की टर्नओवर नहीं देखी जाएगी। ठीक है सर, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि 40 लाख की लिमिट नहीं देखी जाएगी उन पर्संस को जो कि सप्लाई कर रहे हैं एडिबल आइस या फिर एडिबल आइसक्रीम। वैसे तो आइसक्रीम तो एडिबल ही होती है। ठीक है जी, पान मसाला, टबैको, फ्लाई एश ब्रिक्स, ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स और फॉसिल मील, अर्थन, रूफिंग टाइल्स एक्सेट्रा। इन चीजों के सप्लायर्स के ऊपर 40 लाख रुपए की लिमिट नहीं लगेगी। तो कुछ और लगेगी क्या? हाँ, ठीक है जी। तो 40 लाख रुपए की लिमिट इनके लिए नहीं, इनके लिए कुछ और होगा। ठीक, नेक्स्ट हम कहते हैं वो पर्सन जिसने कि खुद को वॉलेंटरली रजिस्टर करवा लिया है। अब सोचने वाली बात है, जिस इंसान ने 1 रुपए की टर्नओवर भी नहीं की है या फिर 10,000 रुपए की, 10,000 कह रहा हूं, 10 लाख नहीं कह रहा, 10,000 की टर्नओवर के ऊपर ही उसने वॉलंटरली खुद को रजिस्टर करा लिया, उसके ऊपर 40 लाख की लिमिट कैसे लग सकती है? भाई कंपल्शन वाली थ्रेशोल्ड लिमिट तो उसी के ऊपर लग सकती है ना जिसको कि हम कंपेल कर रहे हो। ये बंदा तो बेचारा खुद ही वॉलंटरली रजिस्टर करा रहा है,
तो वॉलेंटरली रजिस्टर करा रहा है, इसका मतलब 40 लाख से कम में ही रजिस्टर करा रहा होगा खुद को, शुरुआत में ही करा रहा होगा। क्योंकि अगर 40 लाख को एक्सीड कर जाता तो इसके ऊपर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लग ही जाता ना। भाई समझो बात को, सिंपल सी बात है कि एक पर्सन है, उसने खुद को अभी तक रजिस्टर नहीं कराया, हम उसको कंपेल भी नहीं कर रहे, कंपेल करने से पहले ही वो खुद को वॉलंटरीली रजिस्टर करा लेगा, तो उसके ऊपर 40 लाख की लिमिट कहां से आएगी? ओके, तो तीसरे पॉइंट में क्या लिखा था? ए टैक्स पेयर हु इज रजिस्टर्ड वॉलंटरीली और सच रजिस्टर्ड पर्सन हु विशेस टू कंटिन्यू विद रजिस्ट्रेशन, ये अच्छा इंसान है। अच्छा, थर्ड वाला, आगे चलते हैं। सप्लायर ऑफ MMNT एंड UTPAMS उत्पम्स, ये ऊपर हमने अभी क्या किया था, स्टेट के नाम लिखे थे ना? हाँ सर बिल्कुल। तो इनके ऊपर कुछ और लिमिट है, 10 लाख की है, इनके ऊपर कुछ और लिमिट है, 20 लाख की है, तो इनके ऊपर 40 लाख की लिमिट कैसे हो सकती है? सोचने वाली बात है। तो हमने क्या लिख दिया, इनका भी नाम लिख दिया कि जिनके ऊपर वो लिमिट है उनके ऊपर 40 लाख की लिमिट नहीं होगी। भैया क्या बातें कर रहे हो जीएसटी बनाने वालों, लॉ मेकर्स। 40 लाख तो वैसे ही 10 लाख और 20 लाख पे क्या है, 20 लाख और 10 लाख से बड़ा है। तो जो इंसान अपने आप को 10 लाख पार होते ही या 20 लाख पार होते ही रजिस्टर करवा चुका है, वो 40 लाख की वेट भी क्यों करेगा? तो खैर डालना था पॉइंट, उन्होंने डाल दिया, हमने भी समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। सप्लाई पर्सन सप्लायर एग्जम्प्ट सर्विसेज, ठीक है जी, पर्सन सप्लाई लिख लो इसको। चलिए वही ठीक था, सप्लाईज ही, सप्लाईज लिखना था ना सर? सप्लाईज ही लिख लो। लिख लिया सप्लाईज में। हाँ ठीक है। पर्सन सप्लाई exempt service with respect to lending where consideration is interest और डिस्काउंटिंग चार्जेस। देखो ध्यान से समझना, मैंने ये पॉइंट पहले भी पढ़ाया हुआ है। मैंने आपको लोन दिया, आपसे बाय वे ऑफ इंटरेस्ट मैंने कुछ अमाउंट लिया, ये काम है मेरा। बात समझ में आई? काम क्या है? लेंडिंग मनी या फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, जैसे बैंक्स वगैरह होते हैं, तो उनके लिए जो ये काम कर रहे हैं, 40 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। 40 लाख की एग्जम्पशन लिमिट नहीं, 40 लाख की रजिस्ट्रेशन लिमिट नहीं है उनके लिए, तो उनके लिए कुछ और होगा सर। हाँ कुछ और है, 40 लाख का टर्नओवर का नहीं देखना हमने। अच्छा, अब ये है सबसे मजेदार, सिक्स्थ वाला, ये बहुत मजेदार है। ये क्या कहता है? कहता है देखो, अगर एक पर्सन जो है जिसका की प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो मल्टीपल स्टेट में है, तो अब वो किस रेट को फॉलो करे टर्नओवर के लिए? तो इसके लिए हमने बताया कि आप क्या करिए, जो सबसे लोएस्ट होगा ना उसको फॉलो कर लीजिए। सर लोएस्ट को फॉलो करना है, हाईएस्ट को क्यों नहीं करना? हाँ मैं बताता हूं आपको, फायदा किसमें है। लोएस्ट कौन से बात? हाँ मैं बताता हूं, देखो जैसे मान लो मेरा एक बिजनेस है, देखो ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल सर ये एग्जांपल ऐसे करवाइए, नोट भी कर रहा हूँ। हाँ मेरी बात सुनो ना, पहले सुनो तो सही। मान लो मेरा क्या नाम है, जो वो है प्लेस ऑफ बिजनेस 1 और प्लेस ऑफ बिजनेस 2, ये मेरा है जयपुर यानी कि राजस्थान, और मैं कौन हूं? मिस्टर एक्स हूं, सप्लायर ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिवली। ठीक है सर, मैं जयपुर से सप्लाई देता हूं गुड्स की, और एक त्रिपुरा से। त्रिपुरा प्लेस ऑफ बिजनेस 2, सप्लाई कहां से? अब जयपुर में मेरे गुड्स की लिमिट क्या है सर? 40 लाख है। ये देखो, ये देखो, जब मैं एक्सक्लूसिवली गुड्स बेचता हूं तो यहां तो मैं इन चारों में आ जाऊं, त्रिपुरा में आ गया, त्रिपुरा की लिमिट कितनी है? 10 लाख, और यहां पे
जयपुर है नहीं तो अदर्स में आ गया, अदर्स की है 40 लाख। तो ये देखो, तो हमने क्या देखा कि जयपुर की लिमिट कितनी है, 40 लाख। और सर त्रिपुरा की लिमिट कितनी है सर, 10 लाख। अब बताओ, जैसे ही मेरी टर्नओवर जो है 10 लाख को एक्सीड कर जाएगी, 10 लाख एक्सीड्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, रिक्वायर्ड हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ये बात समझ में आई? लोएस्ट। अब सरकार को इससे क्या फायदा है भाई, सोचो उसको उतना ही जल्दी पकड़ पाएंगे हम, त्रिपुरा में ज्यादा जल्दी पकड़ पाएंगे। यानी कि एक पर्सन है जो खुद को रजिस्टर नहीं करवाना चाह रहा, जीएसटी के दायरे में आना ही नहीं चाह रहा, तो इसको पहले ही पकड़ लिया। अब इसको त्रिपुरा के नाम से पकड़ लिया तो जयपुर के नाम से भी पकड़ा जाएगा। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास में एक एग्जाम्पल 1। ठीक, ओके। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में आपसे फिर मुलाकात होगी कल। ठीक है जी, ओके सर, हाँ ठीक है। इंस्टीट्यूट पे ही मिलेंगे। बाय बाय।